ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आज हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज से 73 वर्ष पूर्व हमारे देश में हमारा संविधान लागू किया गया, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है और सुनते आ रहे हैं। हर विद्यालय में, हर सरकारी भवन, संस्थाओं में, दूसरी संस्थाओं में, लोग घरों में भी अब तो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर नृत्य, संगीत आदि का आयोजन होता है। कहीं कहीं देशभक्ति के गीत और भाषण भी सुने जाते हैं, बोले जाते हैं। दिल्ली में भव्य परेड का कार्यक्रम हुआ। उस समय ऐसा लगता है मानो देश के 140 करोड़ लोग अपने को सुखी, स्वतंत्र अनुभव कर रहे हो, जैसे सुतंत्र हो, हमारा देश सुतंत्र हो, अच्छे तंत्र वाला, अच्छी व्यवस्था वाला। सभी देशभक्त बन गए हों। आज क्रांतिकारियों को भी याद किया जाता है, अन्य दिनों में भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता। मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या गणतंत्र दिवस है आज? क्या हमारे देश में गणतंत्र है? स्वतंत्र कहते हैं जिसमें अपनी व्यवस्था हो, तंत्र व्यवस्था, अपनी व्यवस्था, किसी दूसरे की थोपी हुई व्यवस्था नहीं हो। और गणतंत्र कहते हैं समुदाय की व्यवस्था। हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, हमारे जो नियम हैं, कानून हैं, जो शासन है, वो जनता द्वारा जनता के लिए है। क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का एक ही अधिकार रह गया है, मतदान के समय अपना मत देना। उसके अतिरिक्त उसके कोई मौलिक अधिकार लगभग नहीं है। 15 अगस्त 47 को देश में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। उस रात्रि को क्या हुआ, किन किन के साथ क्या क्या समझौता हुआ, बहुत कुछ अंधेरे में बताया जाता है। जो गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, जिसमें जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जन गण जनता के समूह के मन का अधिनायक तेरी जय हो, हे भाग्य विधाता तेरी जय हो। संपूर्ण भारतवासियों के मन का डिक्टेटर, डिक्टेटर तानाशाह ब्रिटिश सरकार थी और जॉर्ज पंचम को वह डिक्टेटर बता करके उसका स्वागत किया गया, अधिनायक है वो,
और वही भारत भाग्य विधाता है, उसकी जय हो। आज अगर मैं किससे पूछूं कि आज भारत का अधिनायक कौन है, भारत का भाग्य विधाता कौन है, किसकी जय हो रही है, तो इसका कोई उत्तर नहीं देगा। राजस्थान के राज्यपाल रहे थे जब कल्याण सिंह जी, उस समय उन्होंने एक प्रश्न किया था कि अधिनायक शब्द हटना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। आश्चर्य है कि जिस गीत को हमने राष्ट्रगान माना उसका अर्थ तो बता के देखे कोई कि इसका अर्थ होता क्या है, कौन अधिनायक है, कौन भारत भाग्य विधाता है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि यही गान रहेगा राष्ट्रगान, तो हमने मान लिया, या हमने अपने मन से चाटुकारी में ये गान स्वीकार कर लिया, ये हमारा राष्ट्रगान होगा। वे चले गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा उसी प्रकार से हमारे देश पर शासन करती रही और कर रही है और करती रहेगी। अंग्रेजियत उसकी अपेक्षा 47 या 50 की अपेक्षा बहुत आगे चली गई। हमने देश की भाषा को छोड़ा, देश की वेशभूषा को छोड़ा, देश की परंपराओं को छोड़ा, देश की मान्यताओं को छोड़ा, देश की संस्कृति को मिटाया, देश की सभ्यता को छोड़ा और उनके नकल करने वाले बन गए। फिर भी कह रहे हैं कि ये देश गणतंत्र है, देश स्वतंत्र है। फ्रांस में उनकी भाषा है, अंग्रेजों की जर्मनी में अपनी भाषा है, रूस में अपनी भाषा है, चीन में अपनी भाषा है, जापान में अपनी भाषा है, लेकिन हमारे देश की कोई भाषा नहीं है। जब वे अंग्रेजी के बिना काम चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं हमारे अंदर विचार आया? क्यों नहीं विचार आ रहा है? जब भाषा ही हमारी नहीं है, जब वेशभूषा भी हमारी नहीं रही, जब परंपराएं भी हमारी नहीं है, और क्या हुआ? जो अंग्रेज जैसी शिक्षा छोड़ के गए थे वैसी ही शिक्षा उसी को हमने आगे बढ़ाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन हुआ है तो नकारात्मक ही हुआ है। मैं जब छोटा था, जब पढ़ता था, हिंदी में बहुत अच्छे पाठ हुआ करते थे, आज वे नहीं है, सुना है। सब बदल गया। हम जितना दूर जा रहे हैं, जितना समय बीत रहा है, हम कह रहे हैं देश में लोकतंत्र गणतंत्र परिपक्व हो रहा है, हम भारत सशक्त हो रहा है, भारत अपनी पहचान बना रहा है, उतने ही हम उनके निकट जा रहे हैं। किनके निकट? जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने हमें पीटा, जिन्होंने गोलियों से भूना, जिन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को पैरों तले रौंदा, जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बंद किया, ठप किया, कुचल दिया। इस विषय में राजीव दीक्षित जी के भाषण सुनिए। जब तक रहे देश को जगाते रहे और जगाते जगाते बलिदान हो गए। उनको सुनिए कि आज अंग्रेजों के आने से पहले भारत की साक्षरता कितनी थी, शिक्षा कैसी थी, चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का व्यापार विश्व में 33% था, आज कितना है? भारत कितना समृद्ध था, मुसलमानों ने बहुत लूटा, उसके बावजूद भी इतना समृद्ध था। देश का पतन हो गया वेद को भूलने से, फिर भी भारत कितना उन्नत था, ये उनके भाषणों से सुनिए। आज हम कहाँ खड़े हैं? एक बार शायद 3-4 साल पहले की बात है, जी न्यूज पर एक खबर आ रही थी, पूरा डिटेल आ रहा था कि इंग्लैंड ने भारत से कितना लूटा धन।
एक बार वो खबर आकर के फिर वो गायब हो गई, कहीं नहीं आई, किसी पेपर में नहीं आई। ऐसा क्यों? किसने जी न्यूज को कहा कि तुम ये खबर मत दिखाओ, या तुमने क्यों दिखाई है? सुदर्शन पर एक खबर आई, इनकी महामारी की पूर्व जो योजना थी उसको दिखाते हुए, कथित महामारी, उसके बाद नहीं आई और किसी चैनल पर, किसी अखबार में नहीं आई। तो ये गणतंत्र है या उनका तंत्र है? ये हमारा तंत्र है या विदेशियों का तंत्र है? संविधान की जो बात की जाती है, संविधान का दिन है और गांव-गांव, नगर-नगर, चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाती है और हाथ में संविधान पकड़ाया जाता है और लिखा जाता है संविधान निर्माता। और अंबेडकर के अनुयायी भी जय भीम और जय संविधान के नारे लगाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के विषय में क्या कहते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि लोग कहते हैं मैंने संविधान को बनाया, ये गलत है, मैं विवश किया गया और ये संविधान किसी के भी हित में नहीं है, ऐसा वो कहते हैं अंबेडकर स्वयं। और लिखते हैं यदि मेरा बस चले तो मैं संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति हूं, पहला व्यक्ति होऊंगा। अर्थात डॉक्टर अंबेडकर संविधान को जलाने योग्य मानते थे। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं। और उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर को संविधान से जोड़कर के इतना प्रचारित किया गया जैसे उन्हीं का हो, जैसे हमारे देश का हो। कितना हित हुआ? आजादी के समय जो पाप नहीं थे हमारे देश में, वे पाप दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के मानने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ इकट्ठे खड़े दिखाई देते हैं। वे स्वयं नहीं सोचते, स्वयं नहीं पढ़ते कि पाकिस्तान के विषय में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार क्या थे। वे कहते हैं कि अरे बाहर से आए आक्रांता थे, वे नहीं सोचते कि डॉक्टर अंबेडकर इस विषय में क्या कहते हैं, वो आक्रांता नहीं मानते। तो कौन गुमराह कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन हमारे देश की जनता को विखंडित कर रहा है, लड़ा रहा है? जितनी भी नीतियां बनती हैं, अगर हमारे यहाँ सब्सिडी दी जाती है किसानों को, तो विदेश में हंगामा होता है कि सब्सिडी नहीं दी जाए, कम करो। विदेश नीति, रक्षा नीति, गृह नीति, अर्थनीति, पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य नीति सब कहां से चल रही? पिछले दिनों कथित महामारी के काल में तो इसका खुला नंगा नाच देखा हमने। जो वे कहते थे विदेशी, वही हम करते थे। कहां गणतंत्र रहा? ये गण है, जो भारत की जनता है वो तो विवश थी, वो परेशान थी, वो मर रही थी, वो बेरोजगार हो रही थी। कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। तो कहां है गणतंत्र? इससे तो वह राजतंत्र अच्छा था जिसकी आज आलोचना करते हैं। इतिहास में जाएं तो महाराजा शांतनु को देखें, उनकी गंगा से विवाह करने की, सत्यवती से विवाह करने की इच्छा हुई। लंपट नहीं थे, एक ही संतान थी देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। राजा के एक संतान होना ठीक नहीं है। युद्ध में अगर मारा जाए तो वंश कैसे चलेगा?
राज कौन करेगा? सत्यवती से विवाह करने के लिए जब उसके पिता से मांग की तो पिता ने कहा कि नहीं, इस शर्त पर अपनी बेटी दूंगा कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान होगी वही राजा बने। उन्होंने इनकार कर दिया शांतनु ने। तो देवव्रत गए, युवक देवव्रत जो भीष्म बने, उन्होंने कहा ठीक है, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये तो ठीक है, पर आपके संतान अगर मेरी बेटी की संतान को मार करके गद्दी से उतार कर राजा बन गई तो उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। राजा शांतनु को उस मल्लाह से वोट नहीं लेने थे, उसकी गरज नहीं थी। लेकिन एक राजा जो विश्व का सबसे बड़ा राजा था, एक साधारण नागरिक की शर्तों को पूरा कर रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ के बेटी मांग रहा है और ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं, अर्थात उसका पुत्र कभी विवाह नहीं करेगा, ब्रह्मचारी रहेगा। ये था लोकतंत्र, ये था गणतंत्र, जब संपूर्ण व्यवस्था जन भावनाओं के अनुकूल हुआ करती थी। अच्छा, वो शर्त नहीं मान तो क्या कर लेता मल्ला? आज ऐसा हो सकता है क्या? आज तो सौभाग्य होगा अगर बड़ा नेता विवाह कर ले तो किसी सामान्य पिता की पुत्री से। लेकिन सामान्य पिता इतनी शर्तें रखे तो आज का नेता भी नहीं मानेगा और उसे तकलीफ देगा। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। धृतराष्ट्र एक गिरा हुआ राजा था, माना जाता, जिसने मोह में आकर के महाभारत करा दिया और नाश हो गया। जब धृतराष्ट्र वन में जा रहे थे, गांधारी, कुंती और महात्मा विदुर साथ में, तो नगरवासियों को बुला करके कहा था कि मेरे से जो भी भूले हुई है उन्हें क्षमा कर देना। राजा धृतराष्ट्र भी किसी के वोट से राजा नहीं बने थे और राजा वो अच्छे भी नहीं थे, खलनायक थे, इतिहास में खलनायक। फिर भी वो जन भावनाओं को आदर करते थे। दूसरे राजाओं की बात ही नहीं कहनी, राम राज्य की बात करें या और दूसरे राज्यों की बात करें, बहुत बहुत आदर्श थे। मैं तो ये गिनाया है कि जिनको हम अच्छा नहीं मानते। धृतराष्ट्र को तो कोई भी अच्छा नहीं मानता, वे भी जनता के प्रति इतने उत्तरदायी थे। परंतु आज क्या है? आज हम जनता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, हम यूएन के प्रति उत्तरदायी हैं, हम WTO के प्रति उत्तरदायी हैं, हम WHO के प्रति उत्तरदायी हैं और कुछ विदेशी पूंजीपतियों के लिए प्रति उत्तरदायी हैं। तो गांव गणतंत्र है, जिस देश में करोड़ों लोग ऐसे हों जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता हो। जब मैं यहां से कभी उदयपुर जाता हूं तो पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं, जनजाति, जिनको जनजाति कहा जाता है, आदिवासी तो षड्यंत्र पूर्वक नाम दिया गया। वो वनवासियों के बच्चे जंगल में से सीताफल लाएंगे, ककड़ी लाएंगे, बेचेंगे। हर आने जाने वाहन को दे करके हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते खरीद ले। कहाँ उनके लिए तंत्र कोई? उनकी भूख आज तक मिटाई नहीं जा सकी, उनको आज तक शिक्षा दिलाई नहीं जा सकी। आरक्षण के नाम पर उनको मूर्ख बनाया गया और बनाया जा रहा है, और वो मूर्ख बन भी रहे, क्योंकि उनके कुछ चालाक नेताओं को आरक्षण मिल जाता, लाभ मिल जाता। कहाँ है गणतंत्र? यदि वैदिक व्यवस्था होती तो ऐसा भागा कोई नहीं होता, कोई फुटपाथ पर नहीं सोता, कोई भीख नहीं मांगता, कोई स्कूल जाए बिना नहीं रहता, कोई निर्धन नहीं होता, कोई निरक्षर नहीं होता।
परंतु आज बढ़ते हुए मशीनीकरण में जिस हम विकास की बात करते हैं, आज भी हम विकास के बहुत सारी चीज़ें गिनाई जाएंगी कि हमने ये किया, हमने वो किया। हमें सुंदर सड़कें दिखती हैं, हमें सुंदर भवन दिखते हैं, सुंदर शहर दिखते हैं, जगह जगह बिजली का प्रकाश दिखता है, बड़ी बड़ी मशीनें दिखती हैं, सबके हाथ में मोबाइल दिखते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप दिखते हैं। हम सोचते हैं विकसित हो गए। जितनी मशीनरी बढ़ेगी उतनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी। हम उनकी नकल कर रहे हैं जहां की जनसंख्या बहुत कम है हमारी अपेक्षा। यहां देशवासियों को काम चाहिए, उनको बेकार करके उन पर घर पे बैठा कर फिर 8 रुपए में भोजन दे दिया जाए या थोड़े गेहूं चावल दे दिए जाएं। जैसे अनाथ गायों को गौशाला में पाला जाता है, वैसे ही हम अनाथ की तरह रहें, और अनाथ की भांति रहने वाला कभी शासन की आलोचना नहीं कर सकता, शासन के विरुद्ध नहीं बोल सकता, अर्थात हम दास हो जाते हैं। और आज तो हम किसी विदेशी पूंजीपति की आलोचना करें, WHO आदि की आलोचना करें, WTO की आलोचना करें, वो भी सहन नहीं है। पिछले दिनों नारा लगा था वन अर्थ वन हेल्थ। इसका क्या अर्थ है? हम किसी के दास हैं, हम नहीं, सारे देश। वो कोई अदृश्य शक्ति है, वो कह रही है कि ऐसे स्वस्थ रहो, इस प्रकार की चिकित्सा करो, ये सुई लो, ये दवाई लो। तो इसमें हमारे देश की परंपरागत जो आयुर्वेद पद्धति थी उसका स्थान क्या होगा? क्योंकि एक धरती और एक जैसी चिकित्सा, ये अर्थ हुआ वन अर्थ वन हेल्थ। तो एक जैसी चिकित्सा कौन सी होगी? ये कभी विचारा? और ये हमने देखा। किसी ने कहा कि मैं आयुर्वेद से इस रोग की चिकित्सा कर सकता हूं, उसको पागल घोषित किया गया, पागल बताया गया, हंसा गया, उसको दंडित भी किया कोर्ट ने कि इसके लिए करते हो। हालांकि आयुष विभाग ने बहुत सारे नुस्खे बताए, लेकिन फिर भी सुई वही लेनी है जो बिल गेट वहां से बताएगा। वो डॉक्टर नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, वो बताएगा, वही लेनी। अमेरिका का संक्रामक रोग विशेषज्ञ फाउची बताएगा, वही करना है। अर्थात नीतियां वहां बन रही हैं, हम तो लागू करने में लगे हैं। तो गणतंत्र का रहा, स्वतंत्र का रहा। ये गण क्या, गण का अर्थ क्या है? क्या गण का अर्थ वे पूंजीपति हैं जो दवाइयां बनाते हैं? क्या वे पूंजीपति हैं जो संसार में सबसे बड़े धनाढ्य हो गए हैं? या वे पूंजीपति हैं या वे देश हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया सदियों तक? 7 लाख से अधिक क्रांतिकारी बलिदान हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में, ऐसा माना जाता है। जिन्होंने 7 लाख लोगों का संहार किया और करोड़ों लोगों को यातनाएं दी, जिन्होंने सब कुछ लूट लिया, हमारे दिमाग को भी चुरा लिया, पुस्तकें लूट ली, धन लूट लिया, सोना लूट लिया, वे हमें गाइड करें, निर्देश दें, फिर भी हम कहें कि हमारा देश स्वतंत्र है, गणतंत्र है, हमारा संविधान लागू हो गया। ये क्या हमें मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा? एक और नारा लगा, बिना नारे के भी एक काम हुआ। बिना नारे के ये हुआ कि सभी डिजिटल होना है और सबको आधार कार्ड से जोड़ना है, और इसके सारे मंच हैं वो हमारे हाथ में है नहीं, वो विदेशियों के हाथ में है। फेसबुक हो, गूगल, जो भी है वो सब उनके हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या रहा?
हमारी सारी सूचनाएं, निजी जानकारियां सरकार ले तो कोई बात नहीं, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमने सरकार को वोट दिया है। लेकिन ये सारी जानकारियां उनको क्यों दी जाए, उनको क्यों दी जा रही है? अगर ऐसा नहीं करें तो हम पिछड़े हो जाएंगे। डिजिटल नहीं हो तो हम पिछड़े हो जाएंगे। हो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो, पर ऐसे ऊंट पर सवार मत होइए जो ऊंट पागल भी हो और उसकी नकेल भी हमारे हाथ में नहीं हो। ये डिजिटल का ऊंट पागल भी है, इसके स्वभाव को भी कोई नहीं जानता और इसकी नकेल भी हमारे पास नहीं है। तो जिसके हाथ में नकेल है वो उधर ऊंट को कहीं भी ले जा सकता है, कहीं गिरा सकता है, कहीं मार सकता है, जब चाहे जब। कई बार यहाँ काम कर रहे होते हैं, नेट नहीं होता, फोन करते हैं तो कहते हैं कि ऊपर से खराब है, ऊपर से खराब है और बिना इसके नेट के काम होगा नहीं। हॉस्पिटल में खड़े हैं, डॉक्टर को फीस देनी है और सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो फीस नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर चिकित्सा नहीं कर पाएगा। ऊपर से ठीक होगा तब पैसा दिया जाएगा जब चिकित्सा होगी। आज कोई घटना घट गई, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, बैन कर दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तब तक क्या करेंगे? कोई नहीं सोच रहा। 140 करोड़ लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हमें दिख नहीं रही, अदृश्य बेड़ियां हैं, अदृश्य हथकड़ियां हैं। और हाथ पैरों में नहीं, दिमागों में। एक दुनिया और एक संचार तंत्र हो गया है। तो संचार तंत्र की चाबी हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे संचार तंत्र का उपयोग क्यों करें? हमारे वैज्ञानिक इस विषय में आगे, इस विषय में क्यों रिसर्च नहीं करते, क्यों उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हम? क्या हमारे वैज्ञानिक इसमें सक्षम नहीं? अवश्य सक्षम है, लेकिन उन्हें ऐसा करने क्यों नहीं दिया जाता? जब तक हमारा अपना नहीं हो तंत्र, तब तक, जब तक ये गणतंत्र नहीं हो, अमेरिका का तंत्र, यूरोप का तंत्र हो, तब तक उसका क्यों प्रयोग करें? चीन तो अपने तंत्र पे चलता है, हम उनके तंत्र पे चलते हैं। तो यहां भी गणतंत्र नहीं है। एक नारा और लगा, वन सन वन ग्रिड। क्या अर्थ हुआ इसका? ऊर्जा का सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम भी सारी दुनिया का एक होना चाहिए, ताकि कोई भी वहां से हमें जब चाहे बिजली की सप्लाई बंद कर दे। अर्थात हम स्वयं मरने के लिए तैयार बैठे हैं। हम स्वयं कह रहे हैं कि तुम हमें गुलाम बनाओ, हमारे हेल्थ सिस्टम को तुम ले लो, हमारे कृषि सिस्टम को तुम ले लो, हमारे इस सारे सूचना तंत्र को तुम ले लो, हमारी बिजली ऊर्जा तंत्र को भी तुम ले लो, सब तुम ले लो। तो हमारा क्या रहेगा? आज कल्पना कीजिए, हमारी सारी सूचना, आधार कार्ड हमारा ब्लॉक कर दे तो सरकार के विरुद्ध आप बोल नहीं सकते, और फिर उनके विरुद्ध भी नहीं बोल सकते जो सरकार के ऊपर हैं। सरकार तो उनकी एजेंसी है, सरकार तो उनकी एक प्रकार से कर्मचारी है, तो उनके विरुद्ध भी बोलेंगे तब भी बंद कर दें तो आपका अकाउंट बंद कर दें, आना जाना बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, आप क्या करें? रुपया चल गया, वो रुपया बंद हो जाएगा, योजना तो यही होगी, तब आप करेंगे क्या? तो हम क्यों नाच रहे हैं? किस आजादी की, किस खुशी में नाच रहे हैं? कौन सा गणतंत्र है? ये तो परतंत्र है, न स्वतंत्र है न गणतंत्र है, परतंत्र है। और परतंत्रता पर खूब प्रसन्न हो रहे हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी को कहा जाए कि भारत अमेरिका के अधीन रहेगा, अमेरिका जैसी शिक्षा होगी, अमेरिका जैसी स्वास्थ्य सुविधा होगी, अमेरिका जैसी सड़कें होंगी, अमेरिका जैसी उच्छृंखलता होगी, स्वच्छंदता होगी,
कितने युवक उसका विरोध करेंगे, आरती उतारेंगे थाल लेकर के, बहुत स्वागत है आइए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वागत किया गया था वैसे स्वागत करेंगे। बिना स्वागत के तैयार हैं, वो तो वैसे ही बन रहे हैं। अपने देश को तो गाली देते हैं, या ये नहीं है, या वो नहीं है, या वो नहीं है। जिस देश की युवा पीढ़ी को अपने देश की पुरानी वेशभूषा से घृणा हो, अपने देश की परंपराओं से घृणा हो, वह देश भी क्या स्वतंत्र है? युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा। कोई वृद्ध व्यक्ति जो धोती कुर्ता पहनता है वो नहीं चाहता उसका पुत्र भी धोती कुर्ता पहने, वो जींस पहनना चाहिए, और फटी हुई जींस पहने तो बहुत अच्छा। बड़े बड़े समाजसेवी लोग, बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग, वो देखें, अपने झांक करके देखें कि उनके पुत्र पुत्रियां, पौत्र पौत्रियां कैसी वेशभूषा पहनते हैं। क्या उन्हें भारतीयता से कहीं प्रेम है? क्या आस्तिकता उनके अंदर है? क्या भारतीय परंपराओं से प्रेम है? क्या भारतीय भाषा से प्रेम है? इन भारतीयों का एक छोटा बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो भारतीय सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ गया है, पढ़ रहा है, विकास कर रहा है। अर्थात विदेशी भाषा बोलने में उसको गौरव हो रहा है, विदेशी वेशभूषा पहनने में गौरव हो रहा है, विदेशी परंपराएं, विदेशी पर्व मनाने में उसे गौरव हो रहा है, और विदेशी इतिहासकारों को पढ़ करके वो इतिहासकार बन रहा है। तब कहां भारत गणतंत्र है, कहां स्वतंत्र है? जो भी नियम बन रहे हैं, जो अंग्रेजी शासन में भी प्रतिबंधित थे, समलैंगिकता अपराध था, लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, वे आज वैध हो गए। ये हमने विकास किया, क्योंकि गणतंत्र जो है, स्वतंत्र जो है, यही तो स्वतंत्रता है। जिसके साथ जो कोई रहना चाहे रहे, यही तो स्वतंत्रता है। आज के गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र देश में, गणतंत्र देश भारत में, कथित गणतंत्र देश में, अगर कैकेयी वरदान मांगती, माता कैकेयी, और श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर वन जा रहे होते, तो आप जानते हैं क्या होता? पुलिस आ जाती, मानव अधिकार वाले आ जाते, महिला अधिकार बीच में आ जाता, और क्या कहता, क्या करता? दशरथ जी और कैकेयी को जेल में डाल देता। वो राजा थे, अलग बात है, पर कानून यही कहता कि इनको जेल में डालो, इन्होंने बच्चों के साथ अपराध किया है। श्री राम को भी जेल में डालो, पत्नी को क्यों ले जा रहे हैं? ये हमारा देश, गणतंत्र दिवस का ये हाल है। जिस देश में भगवती सीता जैसे की पूजा होनी चाहिए, अनुसुईया, माता अनुसुईया की पूजा होनी चाहिए, उस देश में किनकी पूजा हो रही है? शूर्पणखाओं की पूजा हो रही है, दुशासनों की पूजा हो रही है। दुशासन, शूर्पणखा तो फिर भी बहुत अच्छे थे। ये कैसा गणतंत्र है? वेद कहता है सबको समान भोजन और पेय मिलने चाहिए, समानी प्रपास वो अन्न भागा। क्या है? भारत का एक दो पूंजीपति ही देश की पूंजी से अधिक का इनकम है उसकी, और कितने ही न उनको शुद्ध पानी मिलता है, न भरपेट रोटी मिलती है, दूध के तो दर्शन ही नहीं, दूध फल के तो। कैसा स्वतंत्र है, कैसा गणतंत्र है? गणतंत्र होता तो देश के सभी नागरिकों को भरपेट स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलता,
देश के नागरिकों को काम मिलता। अब ले आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ले आइए बहुत सारी तकनीकें, रोबोट ले आइए, किसके काम आएंगे? एक पूंजीपति उनको ला करके अपना काम सस्ते में करा सकता है, काम जल्दी भी हो सकता है, लेकिन वो रोबोट कितने परिवारों की जिंदगी को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि कितने लोग बेरोजगार होंगे। पर्यावरण की दृष्टि से मैं बात ही नहीं कर रहा। तो जितनी मशीनरी बढ़ेगी उतने ही लोग गरीब होंगे, बेरोजगार होंगे, आत्महत्याएं करेंगे। ऊपर से कोई खबर आती है, वो कहता है एक आदमी मरा अमेरिका में, एक वहां ब्राजील में इस रोग से पीड़ित मिल गया, यहां ताबड़तोड़ मीटिंग शुरू हो जाती, मरा वहां यहां मीटिंग शुरू, भय का व्यापार शुरू। लेकिन कितने भूख से मरते हैं, कितने बेरोजगार आत्महत्या करते हैं, कितने किसान आत्महत्या करते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। ये स्वतंत्र है, ये गणतंत्र है। क्या मीडिया पर गणतंत्र काम कर रहा है? क्या सरकारों पर गणतंत्र काम कर रहा है? क्या कार्यपालिका पर गणतंत्र काम कर रहा है? न्यायपालिका पर क्या गणतंत्र काम कर रहा है? कोई और कार्य कर रहा है जो यहां के गण से अलग है, इस देश की जनता से अलग है, कहीं दूर बैठा है, वह कार्य कर रहा है। आज उसी के साए में हम जी रहे हैं, उसी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो जैसा कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। फिर ये दिखावा क्यों हो रहा है? दिखावा इसलिए हो रहा है ताकि हमारे देश के लोगों को आभास भी न होने पाए कि हम परतंत्र हैं। देश के लोग इस आत्म प्रवंचना में जीवित रहे कि हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं, हमारा अपना कानून है, सब कुछ हमारा है। इतनी चतुराई से हमको मूर्ख बनाया गया, इतनी चतुराई से बनाया गया कि हम भारतवासी समझ नहीं पाए। राजीव दीक्षित जगाते रहे, वह देश जगा नहीं। फिर भी उनके अनुयायी बहुत हैं, वे हमसे बहुत जुड़े हैं, परंतु उनकी अपनी सीमा है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई शक्ति नहीं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था इस देश को स्वतंत्र कराने का, तब ये सपना कभी नहीं देखा होगा कि जिन गोरों के विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे पर झूले, जिसके लिए माताओं ने अपने बच्चों को बलिदान किया, स्वतंत्रता की वेदी में आहुत कर दिया, जिन देवियों ने अपने सिंदूर को उजाड़ा, विधवाएं हुई, उन्होंने क्या सपने देखे थे? उन्होंने सपने देखे थे हमारा देश हमारा होगा, हमारी अपनी संस्कृति होगी, हमारी अपनी सभ्यता होगी, हमारी अपनी शिक्षा होगी, हमारी अपनी अर्थनीति होगी। फिर से भारत का विश्व में व्यापार 30% 33% होगा। लेकिन आज हुआ क्या? उन क्रांतिकारियों के सपनों का खून हो गया। उन्होंने खून इसलिए बहाया था कि देश बच जाए। उन्होंने खून इसलिए बहाया था कि भारतीयता बच जाए, जो भारतीयता मर रही थी। अगर उन्हें ये पता होता कि भारतीयता तो और भी ज़्यादा मर जाएगी, मिट जाएगी सदा के लिए, तो शायद वो फांसी के फंदे पर नहीं झूलते, कुछ और सोचते। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, एक प्रकार से उन्हीं के एजेंट थे, वो बिठा दिए गए, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया।
आज विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनके कैंपस आ रहे हैं। पहले अंग्रेज यहाँ के कुछ लोगों को विदेश में पढ़ने भेजा करते थे, और जो वहाँ पढ़ के आता था वो उनका मानस पुत्र बन जाता था। अधिकांश ऐसे हुए, अधिकांश, सबकी बात नहीं करता। आज वे विश्वविद्यालय यहीं आ रहे हैं, तब कितने मानस पुत्र बनेंगे, यह कभी सोचा? वे हमारी परंपराओं का कितना मजाक करेंगे, उपहास करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, क्या कभी सोचा उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले? जो मैकाले की शिक्षा नीति में या उसी की नीति में जो भी चल रहा है शिक्षा तंत्र, जो जितना पढ़ जाता है उतना ही राष्ट्र से घृणा करने लगता है। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। जो अच्छे से भाषण देता है राष्ट्र पर, तर्क वितर्क भी करता है, देशभक्ति का परिचय भी देता है, उनसे लोहा भी लेता है, उनकी संतानों को तो देखें। ऐसा लगता है जैसे कोई शराबी शराब के विरोध में भाषण दे रहा हो। शराब के विरोध में भाषण देना है और सोचता है थोड़ा पी लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, आवाज अच्छी आएगी, वैसा भाषण हो रहा है। उसके घर में स्वयं भारत नहीं है। महर्षि दयानंद कहा करते थे कि भारत की पूर्ण उन्नति कब होगी, जब एक धर्म, एक भाषा, एक भावना होगी, तब भारत की पूर्ण उन्नति होगी। एक धर्म नहीं, एक भाषा नहीं, एक भावना नहीं, और एक पागल पर भरा नारा लगाया जाता अनेकता में एकता, भारत की विशेषता या हिंदू की विशेषता। हमारा देश का नाम आर्यावर्त था, वो भारत हुआ चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के नाम से, ठीक है। लेकिन इंडिया किस नाम से हुआ? हमारा देश का नाम ही बदल दिया। दुनिया में बहुत देशों को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, किसी देश का नाम नहीं बदला, मेरी जानकारी में तो नहीं है। भारत का तो नाम ही बदल दिया। अमेरिका को अमेरिका कहते हैं, हिंदी में अमेरिका कहते हैं, रूस को रूस कहते हैं, चीन को चीन कहते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड कहते हैं, यूरोप फ्रांस को फ्रांस कहते हैं, लेकिन भारत को इंडिया कहते हैं। यह कैसे हो गया? और हमने सह भी लिया। नाम भी देश का बदल गए, संविधान भी बदल गए, शिक्षा भी बदल गए, सभ्यता भी बदल गए, राष्ट्रगान भी उसी को बना गए, प्रशासनिक सारा ढांचा भी उन्हीं का रहा, और कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी यथावत रही ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के। अब तो बहुत आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया एक थी, अब तो बहुत आ रही है। तो कौन सा परिवर्तन हुआ जिससे हमने सोच लिया कि हम स्वतंत्र हो गए, हम प्रसन्न हुए, नाचे कूदे गाए, और वो भी इसलिए तो नाच गान हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर फिल्मी नृत्य हो रहा है। अभी मैं सुन रहा हूं, सामने विद्यालय है, पास में विद्यालय है, वहां आवाज आ रही। देशभक्ति की चर्चा बहुत कम होती है, क्रांतिकारियों की चर्चा बहुत कम होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उनकी चर्चा होने लगे तो शायद देश में कुछ और क्रांतिकारी पैदा हो, इसलिए उस चर्चा को नहीं करना ज्यादा। गांधी नेहरू को श्रेय देना, जो उनकी तुष्टि करते थे उन्हीं को श्रेय देना। गांधी जी की मूर्ति सुनते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में लगे कि कोई नेताजी सुभाष की मूर्ति लगवा के दिखाए, वहां कोई ऋषि दयानंद की मूर्ति वहां लगवा के दिखाए, कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति वहां लगवा के दिखाए, कोई लाला लाजपत राय भाई परमानंद की मूर्ति वहां लगवा के दिखाए, कोई झांसी की रानी तात्या टोपे की मूर्ति वहां लगवा के दिखाए। कारण हम गांधी जी को आदर्श माने, पिटते रहे, बोले नहीं, सुभाष नहीं बन जाए, चंद्रशेखर भगत सिंह बिस्मिल नहीं बन जाए, राजगुरु सुखदेव नहीं बन जाए, श्याम कृष्ण वर्मा भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद नहीं बन जाए।
क्योंकि ये बन गए तो फिर विश्व आदेश नहीं आएगा, फिर तो हमारा अपना ही देश बन जाएगा। किसी का आदेश हम नहीं मानेंगे, ऐसा चाहते नहीं। इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए सारी नीति अंबर नहीं, केंद्र कोई और है। जैसे किसी पिंड का एक गुरुत्वीय केंद्र होता है, वैसे इसका गुरुत्वीय केंद्र कहीं बाहर है, भारत का, भारत की सीमा में नहीं है। और इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। जब ऐसी बात कहेंगे तो लोग कहेंगे आप भारत को 50 साल पीछे धकेलना चाहते हैं, आप 50 साल आगे ले जाओ, जब तक आप जीवित भी नहीं रहोगे। हर कदम मौत के मुंह में है, हर कदम दूसरे के हाथ में, खूनी हाथों में गर्दन फंसाने जैसा है। फंसाओ, आज अच्छा लगेगा, कल मेरी बात याद आएगी। ऐसा लग रहा है 11वीं कक्षा में एक अंग्रेजी में ड्रामा पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ सेक्रीफाइस। पूरा तो याद नहीं, परंतु उसका केवल एक अंश याद आ रहा है कि रघुपति नाम का राजा था, उसका सेनापति नयन राय था। नयन राय सेनापति को ही राजा ने बंदी बनवाने के लिए आया, तो नयन राय मदिरा के नशे में था। उसको कहा गया राजा सेना से आ रहे हैं, कि नहीं कोई नहीं, राजा नहीं आए, राजा नहीं है, राजा नहीं है। 8 पदचाप सुनाई दी, फिर भी नहीं माना, क्योंकि शराब के नशे में था। जब राजा सेना लेके आ गया, उसको बंदी बना लिया, तब होश आया कि मैं तो बंदी बन चुका। वैसा ही इस देश का होने वाला है। अभी तो विकास के नशे में कुछ दिखाई नहीं देता। मदिरा का नशा तो उतर भी जाता है, लेकिन विकास का नशा तो उतरता भी नहीं। इसलिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है, कि जो बोला जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, कि वो वास्तव में है या स्वप्न है, ये हमें विचारना है। और विचार करके इस राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, सबके प्रति कर्तव्य का निश्चय करना है। इसके लिए पूर्वाग्रह छोड़ें, किसी की भी भक्ति छोड़ें। भक्ति करनी है तो परमात्मा की करिए, भक्ति करनी है तो भारत भूमि की करिए, भक्ति करनी है तो सच्चे लोगों की करिए, अपने घर माता पिता आदि की करिए। और फिर सोचिए कि आपको क्या करना है। ईश्वर हम सबको सत्य जानने का सामर्थ्य प्रदान करे और सत्य के लिए संघर्ष का भी सामर्थ्य प्रदान करे। सबका भला हो। हमारा देश पुनः पूर्ववत चक्रवर्ती होवे, मां शक्ति होवे, जगत गुरु होवे। ओम शम।